नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज हमारे बीच ऐसे ही एक व्यक्तित्व मौजूद है, सृष्टि कुमारी जी। बता दें कि सृष्टि कुमारी जी एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और समाजसेवी हैं। इन्होंने डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी मुंबई से अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करी और अभी फ़िलहाल ये अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग में पीएचडी भी कर रही हैं। इनकी शोध की जो यात्रा थी वो यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि इन्होंने भारतीय कला को वैश्विक पहचान दिलाने का निर्णय लिया और साथ ही भारत की महिलाओं को आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयत्न किया है। तो आइए इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और देर नहीं करते हुए आपको मिलवाते हैं कलाई की फाउंडर सृष्टि कुमारी जी से। तो सृष्टि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। नमस्कार मैम। हमारी जो अभी की यात्रा है मैम, यदि मैं आपको बता दूं तो रिसर्च फील्ड में सबसे पहले हम आईसीएमआर में काम किए थे एंड देन फिर एम्स में हमने ज्वाइन करा। इस बीच एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला डिफरेंट सेक्टर में, और फिर रियलाइज हुआ कि जो हमारे देश की धरोहर है, आर्ट है, कला है, जिससे हर स्टेट की आइडेंटिटी होती है, चाहे आप मधुबनी ले लें या फिर टेरिकोटा ले लें, हर आर्ट एक स्टेट को डिस्क्राइब करता है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। पर कहीं ना कहीं जब आप देखते होंगे तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये जो हमारी आर्ट है वो लुप्त होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको सही प्राइस मिल नहीं पाता जिससे वो अपनी जीविका चला सकें, अपने परिवार की भरण पोषण कर सकें, जिसके कारण ये जो हमारी आर्ट है जो कि हमारे स्टेट, हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, वो लुप्त होती जा रही है। इन्हीं सब को देखते हुए मैम हमने कलाई का सोचा कि कलाई को खोलें उन आर्टिस्ट के लिए, उन महिलाओं के लिए जो जिनके पास कुछ हुनर है, जो दुनिया तक अपनी आइडेंटिटी को दिखा सकें कि हाँ, हम में भी कुछ कला है, आर्ट है, हम कर सकते हैं। सृष्टि जी, आईसीएमआर और एम्स जैसे प्रमुख संस्थानों में रिसर्च फील्ड में अपना योगदान देने के बाद आपने भारतीय कला को निखारने के पथ पर आप अग्रसर हो चली। तो इस सफ़र को लेकर हम आगे आपसे बातें करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप हमें कलाई के बारे में क्या आप विस्तार से बता सकती हैं? बिल्कुल मैम, कलाई एक ऐसी कंपनी है जो कि ये आर्टिस्ट के लिए डेडिकेटेड है। कलाई में अभी मोर देन 5,000 आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं जो कि काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कलाई की मैम कि यहाँ पे आर्टिस्ट से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, वो विदाउट एनी कॉस्ट हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा जो कि www.kalai.com है, आप हमारे प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं, वहाँ पे वो अपने आर्ट को सेल कर सकते हैं और अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर सकते हैं। वो कलाई का मैम बहुत ही यूनिक मतलब होता है कला, दैट मीन्स आर्ट एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी को मिक्स करके हमने ये बनाया है कलाई। तो कलाई नाम आपको कहाँ से सूझा? इसका मतलब तो आपने बड़ा खूबसूरत बताया, आर्ट प्लस टेक्नोलॉजी, एआई, यस, कला प्लस एआई, कलाई। तो ये नाम आपको कहाँ से कैसे सूझा? मैम जैसा कि इस कंपनी को ओपन करने से पहले बहुत ज़्यादा हमने रिसर्च करा था, रिसर्च एनालिसिस करा था, डिफरेंट स्टेट में जाके उनके आर्ट को समझना, लोगों से मिलना। इसी बीच हमें आया कि ठीक है, हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम है कि वो टेक्नोलॉजी से रूबरू नहीं है। और अभी की जो समय है मैम, जब तक आप टेक्नोलॉजी नहीं जानेंगे तब तक आप दुनिया को अपनी आइडेंटिटी बता नहीं सकते हैं टेक्नोलॉजी के बिना। तो इसीलिए हमने सोचा कि आर्ट जो है, कला, दैट मीन्स आर्ट, और इसके साथ हम एआई बिल्ड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी। तो मैम इसी से हमने यह स्टार्ट करा कि टेक्नोलॉजी और आर्ट को मिला के हम अपने आर्टिस्ट की आइडेंटिटी को बिल्ड करें जो कि वो ग्लोबली प्रेजेंट कर सकें। तो क्या ये थॉट आपके माइंड में शुरुआत में ही आया था जब आपने कलाई की शुरुआत की थी? नहीं मैम, जब बहुत सारे आर्टिस्ट से हम मिल रहे थे और जब उनकी प्रॉब्लम सुनने को मिला कि मैम हम डिजिटल मार्केट से पता नहीं है, कस्टमाइजेशन क्या होता है, प्राइसिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कैसे होता है, ब्रांडिंग कैसे होता है, अभी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। उनके पास गॉड गिफ्टेड है कि उनके पास टैलेंट है, भगवान ने दिया है, हर आर्टिस्ट के पास एक टैलेंट होता है, माँ सरस्वती की कृपा से, पर उन्हें टेक्नोलॉजी नहीं पता था।
और जब उनसे ये बातें हमने करी, फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, इसका नाम ठीक है, कलाकार तो हमारे पास हैं, अब इनको हम टेक्नोलॉजी से मर्ज कर रहे हैं, तो कलाई मैम इसी के बेसिस पे हमने रखा था, कला प्लस AI कलाई। सृष्टि जी, मात्र 2 सालों में आप 5,000 एम्प्लॉयज़ के रेंज तक पहुंच पाई, तो ये कैसे संभव हो पाया? आमतौर पर किसी भी स्टार्टअप के लिए इतनी जल्दी एम्प्लॉयज़ को ग्रो करा पाना मुश्किल होता है। मैम ये हम बता दें कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो हमारे एम्प्लॉय नहीं हैं, ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं, कि जिन्हें सदियों से एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो अपने प्रोडक्ट को, अपनी आइडेंटिटी को, प्रोडक्ट तो बहुत सारी ऐसी मैम प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेल किया जा सकता है, बट अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करना ये सबसे बड़ी बात है। और यदि आप कलाई की प्रोफाइल चेक करेंगी तो वहाँ देखेंगे हर आर्टिस्ट की एक अपनी आइडेंटिटी है, आप उस आर्ट को उस आर्टिस्ट के नाम से जानी जाता है कि हाँ, ये यदि हमने अभी जैसे ये मधुबनी का हमने सॉल लिया है तो ये किस आर्टिस्ट ने बनाया है, इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है और इस सॉल को उस आर्टिस्ट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कलाई मैम हर वो आर्टिस्ट की कंपनी है जो कि खुद की आइडेंटिटी को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं ग्लोबली। तो कलाई का उद्देश्य क्या है और ये किस कंसेप्ट पे काम कर रहा है? मैम कलाई का मेन उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वलिटी है, जिस पे ये बेस्ड है, क्योंकि जब हम निकले थे तो बहुत सारी ऐसे महिलाओं से मिलने को मिला, उनसे बात करने पे पता चला कि जब हम किसी एक महिला को सशक्त करते हैं तो एक पूरी फैमिली सशक्त होती है। बिल्कुल। क्योंकि वो अपनी बेटी को, फिर वो उनकी बेटी को, तो क्योंकि जो हैंड होल्डिंग घर का होता है वो एक औरत करती है, और जब वो सशक्त हो, वो शिक्षित हो, तो वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ट्रांसफ़र कर सकती है, उस एजुकेशन को, उस पावर को वो ट्रांसफ़र कर सकती है, और हर महिला कैपेबल हो सकती है कि वो अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर सके, और सबके पास टैलेंट होता है। महिला सशक्तिकरण का मतलब मैम सिर्फ ये नहीं है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, यहाँ पे कि यदि आप कैपेबल हैं एक घर को चलाना, दैट मीन्स आप मैनेजमेंट भी जान रही हैं, फाइनेंस भी जान रही हैं, आप डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आप हर सेक्टर में थोड़ी थोड़ी आप जान रही हैं, तब आप अपनी फैमिली को रन कर रही हैं। ठीक है, आप बुकिश नॉलेज आपके पास नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ें पता है कि आप अपनी फैमिली को कैसे रन कर रही हैं। तो उनकी इस टैलेंट को देखते हुए मैम हमने सोचा कि इनको दुनिया तक ले जाना बहुत ज़रूरी है, जो कि घर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तो अपनी स्टार्टअप कलाई के माध्यम से आप भारतीय कला को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य पर निकली हैं और साथ ही भारत की सभी महिलाओं को सशक्त करने का भी बीड़ा आपने उठाया है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये आप कैसे ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली कर पा रही हैं। दोनों काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, हिंदुस्तान की महिलाओं को सशक्त करना और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जो कला है उसको वैश्विक पहचान दिलाना। मैम हमारी जो टीम है वो हर स्टेट के छोटे छोटे जो गांव कस्बे होते हैं वहाँ पे जाते हैं। वहाँ की जो जीविका दीदी हैं, जो घर जीविका दीदी जो घर चलाती हैं? नहीं मैम, जीविका दीदी यदि हम बोले, एक बिहार राज्य की हम एग्जांपल देना चाहेंगे कि वहाँ पे है कि हर ऐसी औरत जो कुछ काम कर रही हैं उनको जीविका दीदी कहा जाता है। अच्छा, तो गांव में हर औरत जो काम करती है उसको जीविका दीदी के नाम से जाना जाता है। जैसे हैंडमेड कोई भी प्रोडक्ट वो बना रही है, चाहे वो अचार बना रही हो, सॉल बुन रही हो, या फिर सूप बनाने का काम कर रही हो, जूट का काम कर रही हो, तो हर लोग वैसे जीविका दीदी के से जुड़े हुए होते हैं। और ये जीविका दीदी उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जीविका उपार्जन के लिए काम करती हैं। तो हमारी जो कंपनी की जो हमारी टीम है मैम, वो हर जगह जाती हैं, छोटे छोटे गांव में, कस्बे में, उनसे मिलती हैं, उनके टैलेंट को वो बताते हैं कि आपके पास जो ये आर्ट है ये गॉड गिफ्टेड है, आप इसको दुनिया तक लाइए, अपनी पहचान बनाइए, और उन्हें कलाई से जोड़ने का काम करती है। तो आप उनको सिखाते भी हैं या उनके अंदर का इनबिल्ट टैलेंट ही बस निखारने का काम करते हैं? मैम उन्हें हम लोग टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, जैसा हमने बोला था, क्योंकि अभी जो प्रोडक्ट है यदि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन की बहुत ज़रूरत होती है। जब हम इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं तो वहाँ पे आप सेम प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो आपके कस्टमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें कुछ अलग चाहिए, थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहिए होता है। यदि आप जस्ट एग्जांपल, जैसे आपने ये ब्लाउज लिया है तो आप ये अपने अकॉर्डिंग आपने डिज़ाइन करवाया कि ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए। तो कलाई की ये सबसे बड़ी खासियत है मैम कि हर जो इसके कस्टमर हैं वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट कस्टमाइज करवाते हैं।
तो ये चीज़ हम अपने आर्टिस्ट को सिखाते हैं कि आप कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू आप प्रोडक्ट कस्टमाइज़ करके उनको डेमो दिखा सकें, आप डिजिटली उसको सेल कर सकें, आप जैसे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो कैसे चेक किया जा सकता है, और भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम अपने आर्टिस्ट को सिखाते हैं कि वो ब्रांडिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग अपने प्रोडक्ट का कर तो सकें। कलाई में बेसिकली कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी कलाएं हैं, हस्तकलाएं हैं, जिनको लेकर जो जीविका दीदी लोग हैं वो लोग काम करती हैं? मैम पार्टिकुलर किसी एक कला की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि कलाई हर स्टेट के लिए काम कर रही है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पे अभी जूट का जो काम होता है, या फिर बांस के जो बुनकर हैं, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत उनकी आर्ट होती है बांस की, तो यहाँ से वो हम कर रहे हैं। बिहार से बात करें तो मधुबनी हो गई, गुजरात, पंजाब की फुलकारी हो गई। तो बहुत सारे स्टेट की अपनी एक आर्ट है मैम जो उसको रिप्रेजेंट हर करती एक है। स्टेट की अपनी खासियत है खासियत हस्तकला है। में, हाँ, क्योंकि जो कि आम रोजमर्रा की जिंदगी में हमें काम आती हैं। बिल्कुल, या फिर हम कह सकें मैम कि हर स्टेट की जो आर्ट होती है वो उसकी हिस्ट्री होती है। यदि आप किसी स्टेट की आर्ट उठा रही हैं तो वो उस स्टेट की हिस्ट्री डिस्क्राइब कर रही है कि ये स्टेट की जर्नी क्या थी, इस आर्ट में क्या ऐसा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे आर्ट को, हमारे स्टेट को, हमारे कंट्री को। तो ये खूबसूरती होती है हर स्टेट की अपनी अपनी आर्ट की मैम। एक बात बताइए सृष्टि जी कि हस्तकला के लिए आप पुरुषों को भी तो चुन सकती थी, सिर्फ और सिर्फ मैम महिलाओं ऐसा पर नहीं ही है कि फोकस क्यों रखा? हम सिर्फ महिलाओं हमारे अंदर है। 5,000 जैसा हमने बोला, हमारे पास पुरुष भी हैं, 18 साल 19 साल के लड़के भी हैं जो अभी फाइन आर्ट में काम कर रहे हैं। अच्छे अच्छे कॉलेज से उन्होंने डिग्री हासिल की और देन उन्होंने क्लाई ज्वाइन करा है। पर एग्जैक्ट हम महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वलिटी की बात इसलिए करते हैं मैम, क्योंकि इस तबके की को ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। ऐसा नहीं कि कलाई सिर्फ महिलाओं के लिए काम कर रही है, हर वर्ग, हर जेंडर के लिए काम कर रही है, पर पार्टिकुलर ये फोकस उन पे कर रही है। आप ICMR और एम्स जैसे प्रमुख संस्थानों में जब अपनी रिसर्च को लेकर योगदान दे रही थी, तो वहाँ से रुख कैसे मुड़ा इस तरफ, और ये बिल्कुल अलग हटकर फील्ड है, तो रिसर्च करते करते इस फील्ड की तरफ रुझान कैसे बढ़ा? मैम कुछ चीज़ें होती है जो खुद के लिए होती है, और कुछ चीज़ें होती है कि आप दुनिया के लिए कुछ कर सके। यदि हम, ठीक है, एक ही बार लोग जन्म लेते हैं, और यदि अपनी सोसाइटी, अपने समाज के लिए कुछ करने का मौका मिले तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। ठीक है, हम ICMR में हमने काम करा, एम्स में हमने काम करा, अपनी लाइफ चला रहे थे, अच्छी खासी सेटल लाइफ थी। इस फील्ड में आए बहुत सारी स्ट्रगल हुई, लेकिन अभी मैम सच बोले तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम ऐसे बहुत सारे लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। आपने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ लैंगिक समानता पे भी जोर दिया है। लैंगिक समानता क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम लैंगिक समानता की यदि कलाई के नज़रिए से हम आपको परिभाषित करना चाहें तो ये एक ऐसी है कि हम जेंडर इक्वलिटी को बहुत डिफरेंट टाइप से लोग डिस्क्राइब करते हैं, पर जेंडर इक्वलिटी का मतलब एग्जैक्ट होता है कि यदि हम किसी घर से हम एग्जांपल आपको लेते हैं कि घर को संभाल रहे हैं, तो पुरुष की भी उतनी भागीदारी होनी चाहिए जितनी महिलाएं की होती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो। तो ये मैम इक्वलिटी की बात होती है। ये आप हम किसी वर्ग को नहीं बोल सकते। आप यदि लोअर मिडिल क्लास में देखें, वहाँ भी महिलाएं उतनी ही कैपेसिटी के साथ काम करती है, अपने घर को चलाती है, सुबह वो निकलती है, काम करती है, तिहारी जिसको बोलते हैं, तिहारी करती है, घर जाती है, फिर कमाती है, उनके पुरुष भी करते हैं। पर जो हम मध्यम वर्ग लोग हैं मैम, ये इस चीज़ों को नहीं, अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि महिलाएं जो है आपके कदम से कदम मिला के चल सकती है, आपके घर को संभाल सकती है, आपकी जर्नी में वो बराबर की भागीदारी हो सकती है। और ये सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर ढंग से सपोर्ट करना ज़रूरी होता है लाइफ में। तो क्या जब आप महिला सशक्तिकरण की जर्नी पर आगे निकली तो आपको कुछ चैलेंजेस भी फेस हुए जो महिलाओं की साइड से आपको सामने आ रहे हों कि आप उन्हें सशक्त तो करना चाहती हैं, बट कहीं ना कहीं जाकर कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही थी? ऑब्वियसली मैम, जब हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं और जैसा कि हमारा काम ग्राउंड लेवल पे होता है, तो अभी भी हमारे देश की ऐसी मेंटलिटी है कि महिलाएं
बहुत सारी काम नहीं कर सकती है, वो बहुत सारे फील्ड में नहीं आ सकती है, बहुत सारे बैरियर हैं, बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है जो कि महिलाओं को अभी भी वो समझ सकते हैं कि हाँ ये जस्ट एक पार्ट है घर की, उन्होंने खाना बनाया या फिर अपने बच्चे को उन्होंने संभाला, ये काफ़ी है। पर जब हम इस रेस में आए हैं तो ये ज़रूरी होता है कि दोनों की भागीदारी होनी चाहिए, और बहुत सारे बैरियर आया, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको कौन कौन से बैरियर्स आए, हम कुछ आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कुछ महिलाएं थी, कुछ हम पार्टिकुलर राज्य या फिर जगह का नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो उनका था कि ठीक है आप 10 रुपये के 20 रुपये का सामान बना के आप हमारा क्या योगदान कर सकते हो, आपकी क्या ज़रूरत है इस फील्ड में आने का, बाहर निकलने का, लोगों से मिलने का। तो ये ऐसा वो महिलाएं कह रही थी या उनके परिवार वाले कह रहे थे? उनकी फैमिली मेंबर का ये कहना था कि आपको यदि हर चीज़ प्रोवाइड हो रहा है, आपको खाना दिया जा रहा है, घर में रहने दिया जा रहा है, आपकी क्या नीड है। ये तो शुरुआत से ही बिल्कुल। और बात नीड या फाइनेंस की नहीं होती है मैम, बात होती है खुद की आइडेंटिटी की। यदि हम 1 रुपये भी अर्न कर रहे हैं तो हमारी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये हमारे देश की एक विडंबना, या फिर आप जो भी बोलें, फलाना की पत्नी है, फलाना की माँ है, आपके नाम से आपके हस्बैंड को नहीं जाना जाता है क्योंकि आपकी आइडेंटिटी नहीं है। और जब आप अपनी आइडेंटिटी बनाने जा रही हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी बैरियर होगी। तो कुछ के तो फैमिली मेंबर्स ने कहा कि तुम्हें 10-20 रुपए की सामान बनाने की क्या ज़रूरत है, घर में ऐसा कौन सा चीज़ है जो तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ये उन्हें समझाना मुश्किल था कि 10-20 रुपए का सामान अगर बल्क में बनाया जाए तो अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। बात मैम, और इसके अलावा आपने और कौन सी चैलेंजेस फेस करी? मैम टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, हमारी जितनी भी महिलाएं उनके पास फैसिलिटी नहीं थी, और अभी कलाई हर जगह सेटअप रेडी कर रही है, उनको टेक्नोलॉजी सिखा रही है। मैम इन दोनों ही चैलेंजेस को आपने ओवरकम कैसे किया? मैम बहुत, यदि सीरियसली मैं बताऊं तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर से हमारी बकझक नोक झोंक भी हो जाती थी कि ठीक है आपकी मेंटलिटी को हम ये नहीं बोल रहे कि आप ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, हम पुरुष प्रधानता वाले देश में जी रहे हैं और इसको हम स्वीकारते हैं कि ठीक है हम पुरुष प्रधान देश में हैं, पर हमारी भी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। और यदि जब द्रौपदी मुर्मू यहाँ से वहाँ तक की जर्नी तय कर सकते हैं, तो हमारे देश में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको यदि प्लेटफॉर्म दिया जाए, राह दिखाया जाए, तो वो भी द्रौपदी मुर्मू बन सकती हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग द्रौपदी मुर्मू होती हैं, जरूरी नहीं। वैसी महिलाएं जो अपने घर में कहीं ना कहीं सिकुड़ कर थी, घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकल पा रही थी, कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर पा रही थी अपनी आइडेंटिटी के लिए या 2 पैसे कमाने के लिए, वैसी महिलाओं का रुख आपने इस तरफ कैसे किया? ऑब्वियसली टफ टास्क रहा होगा, आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल मैम, उनका पहले ये था कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, और वो कुछ लोगों का तो ये भी था कि मैम घर से निकाल देंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगी, क्योंकि हमारी जो अभी कल्चर है उसमें समाज का बहुत योगदान होता है हर चीज़ में। तो आपने इसको कैसे टैकल किया? मैम जब आप किसी को विश्वास दिलाते हैं, खुद पे भरोसा दिलाना सबसे बड़ी बात होती है। उनको तो भरोसा दिलाना वाज गुड, बट उनके फैमिली मेंबर्स को भी भरोसा दिलाने की जरूरत पड़ी या फिर? जब आप उनको किसी ना किसी ढंग से सपोर्ट करते हैं तो एटलीस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी इफेक्टेड होते हैं कि ठीक है हम गलत थे। वो आपको डायरेक्ट आके नहीं बोले कि हाँ हम गलत थे, आपको हम रोक रहे थे, पर जब वो आपका विकास देखते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है। तो मैम ये इतना ईजी नहीं है, किसी के लिए ईजी नहीं है। यदि हम भी आज यहाँ पे हैं तो होता है सोसाइटी में कि अच्छी खासी आपकी लाइफ थी, मेडिकल फील्ड में आप अच्छी खासी सेटल थी, जॉब थी आपकी, आप सडनली इस फील्ड में आना एक बहुत बड़ी रिस्क थी हमारे लिए भी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने अपना करियर क्यों नहीं चुना? क्या ऐसा मन में आया कि आपको लगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से अलग हटकर अगर मैं इस राह पर चलती हूँ तो ज़्यादा बेहतर कर पाऊंगी और समाज के लिए भी बेहतर? मैम ज़्यादा बेहतर की तो हम आपको नहीं बता सकते कि ज़्यादा बेहतर हम कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग बहुत सारा एफर्ट लगाकर, पैसा लगाकर इंजीनियरिंग करने जाते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते हैं, उसके बाद उस फील्ड को ना चुनकर अलग फील्ड चुनना बहुत मेंटल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है उसके लिए। बिल्कुल मैम, 8 साल 10 साल आप किसी फील्ड में दे रहे हैं डेडिकेशन के साथ और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, एंड देन सडनली आप अपनी फैमिली को बोलते हैं कि हम
इस आर्टिस्ट के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, एक बनी बनाई अच्छी खासी लाइफ है, सोसाइटी में एक आइडेंटिटी है, और सडनली आप सब कुछ छोड़ के जब आप ये डिसीजन लेते हैं तो एक फैमिली को एक शॉक तो लगती है मैम, ये नॉर्मल है। और इसमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है, एक रेज होता है कि क्यों समय और पैसे बर्बाद किए। हाँ, और हमारे साथ ऐसा नहीं था कि ये बिजनेस हमारी फैमिली की बनी बनाई बिजनेस थी। इसको हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया था। कंपनी का रजिस्ट्रेशन से लेके उनकी ऑफिस सेटअप या फिर हर छोटी छोटी स्टेज को हमने खुद कवर करा है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी स्टेजेस रही होंगी, कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेकर फंड्स इकट्ठा करने से लेकर और भी कई चीज़ें जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा पहले से, क्योंकि आपका बनाया फैमिली बिजनेस नहीं था। तो फिर कैसे आपने उसको सेटल किया, कैसे आपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाए और जानकारियाँ कैसे हासिल की? जैसा मैम आप जानती हैं कि हम एक रिसर्चर थे, ठीक है, हम मेडिकल फील्ड में रिसर्च नहीं कर रहे थे। जब हम इस फील्ड में आए तो हमने बहुत सारा रिसर्च करा फाइनेंस, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट था, मेडिकल बैकग्राउंड था, और जब हम आए तो हमें फाइनेंस पढ़ना होता था, सीड फंड क्या है, बूट स्ट्रैपिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो एज ए रिसर्चर, ठीक है, मेडिकल फील्ड में रिसर्च नहीं कर रहे, बट इस फील्ड में जब हम रिसर्च किए, बहुत सारा देखे, फिर देन रियलाइज हुआ कि हमें फाइनेंस भी आना चाहिए, लॉ भी पता होना चाहिए कि कंपनी में कौन सा एक्ट होता है, सीड फंड कहाँ से लाना है, बूट स्ट्रैपिंग क्या है, किस कंट्री की लॉ कहाँ पे क्या काम करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या है। तो मैम एक डायरेक्टर फाउंडर के लिए ज़रूरी होता है हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो होना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी भी मैम हम 3 से 4 घंटा अभी भी इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी पढ़ते हैं, क्योंकि हर चीज़ आपको पता नहीं होता है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होता है, डॉक्यूमेंटेशन जानना होता है। तो ये तो मैम किसी भी फाउंडर या स्टार्टअप से यदि बात करेंगे तो उनकी ये जो जर्नी होती है वो 0 लेवल से लेके ग्राउंड लेवल से लेके एक हायर लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी ऐसी स्टडी करनी होती है मैम, और हर डे हमें पढ़ना होता है। मतलब आपकी रिसर्च की जो यात्रा थी वो जेनेटिक इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं रही, और भी आपने उसको एक्सपैंड किया अपने स्टार्टअप के रूप में, अभी भी चल ही रहा है ताकि आप नई नई चीज़ों को समझ पाए, जान पाए। बिल्कुल। सृष्टि जी, हम जानना चाहेंगे कि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स को लेकर आपकी क्या सोच है और ये कितना महत्वपूर्ण है, कैसे आप इंश्योर करती हैं कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स? मैम, आप किसी को गिफ्ट देती हैं अपने फैमिली मेम्बर को, रिलेटिव्स को, तो आपको लगता है कि आप जो उन्हें दे रहे हैं उसमें आपकी भावना दिखे, आपका प्यार दिखे, आप जिस उद्देश्य के साथ उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं वो उद्देश्य उन्हें दिखे। तो यदि आप किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप अपने अनुसार उसे बनाते हैं, जैसे उसे अच्छा लगे। हाँ, क्योंकि आप अपने सामने वाले को जानते हैं कि उनकी चॉइस क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी मेंटलिटी कैसी है, और आप हमारे आर्टिस्ट से उस ढंग से आप बनवाती हैं कि हमें ऐसा चाहिए, उनके घर में ऐसी वाइब्स होनी चाहिए। क्योंकि आर्ट एक ऐसा चीज़ है मैम कि जब आप घर में रखती हो तो उसकी एक अपनी वाइब्स होती है। हर आर्ट हर लोगों के घर या हर कॉर्नर में सूट नहीं होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। यदि आप आर्ट को जानते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप इसे समझें कि आपके घर की वाइब्स क्या है, आपकी वाइब्स क्या है, आपके घर में कौन सा आर्ट सूट हो रहा है, आपके कौन से कॉर्नर में कौन सा आर्ट जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। हैंडमेड आर्ट है या कोई भी हैंडमेड क्राफ्ट्स हैं, तो अगर वो हमारी पसंद के अनुसार रहे तो वो हमें बहुत अच्छी वाइब्स देते हैं, घर का माहौल काफ़ी अच्छा करते हैं। और जब आप पेंटिंग का एग्जांपल ले, जब हम कोई पेंटिंग लगाते हैं घर पे तो उसकी एक अपनी ऑरा होती है, जिसे हम वाइब्स बोलते हैं, ऑरा होती है। हर पेंटिंग की अपनी ऑरा होती है, चाहे वो हैंडमेड हो या फिर आप प्रिंट निकाल के लगाई हो। तो उस ऑरा को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप जान रही है कि ठीक है मेरे घर में अभी बहुत सारे ऐसे खिटपिट हो रहे हैं या फिर ऐसे हो रहे हैं, तो आप उस ढंग से अपना प्रोडक्ट कस्टमाइज करवाएंगे। नहीं, थोड़ा सा पीसफुल माहौल रहे हमारे घर का, थोड़ा सा लाइट कलर हम यूज करें, उस ढंग की वाइब्स आए, तो वो आप बैठ के हमारे आर्टिस्ट के साथ आप काम करते हैं। और कलाई की सबसे ये बड़ी बात है मैम कि एक दिन में प्रोडक्ट वो नहीं देती है, मिनिमम। इतने कम समय में कलाई ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो हम जानना चाहेंगे कि आगे भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं कलाई स्टार्टअप को लेकर?
मैम अभी तो हम लोग जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके साथ, जो उनके स्टूडेंट हैं उनके साथ हम जुड़ रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन को यदि हमें मिक्स करना है तो हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके मिलें। उनके बच्चे को हम वर्कशॉप ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो ट्रेडिशन के लिए कैसे काम करें, ताकि हमारी सोसाइटी के लिए वो कुछ कर पाएँ। सृष्टि जी, हम जानना चाहेंगे कि किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो इनिशियल में फंड्स इकट्ठा करना ये कैसे आप कर पाए थे? ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मैम। यदि हम ऑनेस्टली बताएं तो कलाई में हम घर से एक भी पैसा नहीं लगाए हैं। फिर कैसे? हमारा जो था मैम, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हमने फ़ंड लिया था, अप्लाई किया था जीरो लेवल से। तो आपको कहाँ कहाँ से फंड रेज हुए अभी तक, या फाइनेंशियल हेल्प मिली? बिहार स्टार्टअप से हमें फ़ंड मिला है, स्टार्टअप इंडिया से मिला है, एंड कुछ जैसे यूएसए की बात हमने करा था तो वहाँ से कुछ सपोर्ट मिला है। मतलब आपको फॉरेन से भी फंडिंग मिली है? बिल्कुल। फिर रसिया में कुछ हमें सपोर्ट मिला है। तो मैम हर डे नए युवकों के लिए कोई संदेश छोड़ना चाहेंगे आप अंत में? बिल्कुल। यदि आप हौसला रखते हैं किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं है कि बना बनाया रास्ता ही आप चुनें। यदि खुद पे विश्वास हो, खुद पे उम्मीद हो, भरोसा हो, तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और उसको पूरा करने के लिए आप सक्षम हैं, कैपेबल हैं। सृष्टि जी, कलाई और आपके प्रयास काफ़ी प्रेरणादायक हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगे की जर्नी के लिए। आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।